Hey everyone, welcome to the channel all about English literature. So in today's video we are going to see about the poets of Old English age. So let's begin. So हमने पहले भी देखा था कि हमारे ओल्ड इंग्लिश एज में 4 इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं. वो है हमारे कैडमॉन, सेकंड है हमारे साइनवुल्फ, थर्ड है हमारे बीड, फोर्थ है हमारे अल्फ्रेड द ग्रेट. अब हम इन चारों पोएट्स को डिटेल्स में देखेंगे. तो सबसे पहले पोएट्स हैं हमारे कैडमॉन. सो कैडमॉन का बर्थ हमारा 657 में हुआ और उनकी डेथ डेथ हमारी 684 में हुई. कैडमॉन हमारे फर्स्ट क्रिश्चियन पोएट माने जाते हैं. सो ही वॉज द फर्स्ट ओल्ड इंग्लिश क्रिश्चियन पोएट्स. ही वॉज अ नॉर्थ अम्ब्रियन हु केयर फॉर द एनिमल्स एट डबल मोनेस्ट्री. सो वो एनिमल का बहुत ही ज़्यादा केयर करते थे और वो एक टाइप के मॉन्क थे क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो वो चर्च के मोनेस्ट्री में ही रहते थे. और उनके बाद उनके जो वर्क्स हैं, जो वो वर्क्स लिखते थे, वो जनरली रिलीजियस पोइट्री रहते थे, हिम रहते थे और मैनुस्क्रिप्ट रहते थे. तो इन सारे वर्क्स को हम एक एक करके देखते हैं. सो उनके पहला वर्क्स हम देखेंगे उनके हिम्स. हिम्स क्या होते हैं? हिम्स एक प्रकार का सॉन्ग होता है जो गॉड को डेडिकेट करते हैं. सो इन हिंदी वी कैन से दैट इट इज़ टाइप ऑफ भजन. हम जो गॉड के लिए जो सॉन्ग डेडिकेट करते हैं उसे हम हिम्स बोलते हैं. सो इट इज़ इन टू डायलेक्ट्स, लैटिन एंड ओल्ड इंग्लिश. जो हमारे कैडमॉन थे, वो जो हिम्स लिखते थे, वो दो डायलेक्ट्स में डिवाइड है, जो कि एक लैटिन लैंग्वेज भी है और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज भी है. इट इज़ अ ग्लॉसी टू द पैराफ्रेस ऑफ द सॉन्ग. वो सॉन्ग्स को बहुत ही ग्लॉसली, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते थे जिससे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता था. नेक्स्ट उनका वर्क है मैन्युस्क्रिप्ट. सो मैन्युस्क्रिप्ट को हम लोग ऑल्सो कॉल जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट. हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट को जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट भी बोलते हैं. इट कंटेन द पोएम्स जेनेसिस, एक्सोडस, डैनियल, क्राइस्ट एंड सैटर्न. सो जो मैन्युस्क्रिप्ट उनका था, जो लिखे थे, उनके अंदर भी उनके ये 4 और 5 उनके बहुत ही अच्छे फेमस पोएम्स लिखा गया है, जिनमें से पहला है जेनेसिस. सो जेनेसिस, अ पोएम ऑफ 2936 लाइन्स. फर्स्ट 234 लाइन्स डिस्क्राइब द फॉल ऑफ एंजल्स एंड पार्ट ऑफ क्रिएशंस. लाइन 235 to 851 gives a second account of the fall of angels and tell of the fall of men. Rest portion carry the story up to sacrifice of Isaac. So Genesis एक बाइबल से लिया गया एक पोयम है, जिसको एक छोटा सा पार्ट है बाइबल का, जिसको अच्छे से डिस्क्राइब करके इन एक पोयम बनाया गया है, जो कि 2936 लाइन्स में है. सो इसमें डिटेलिंग बताया गया है कि जो फर्स्ट लाइन से लेकर 234 लाइन्स तक है, वो उसमें हमारा फॉल ऑफ एंजल्स के बारे में हमें डिस्क्राइब किया. इसी प्रकार नेक्स्ट 235 to 851 लाइन्स जो है, उस वो सेकंड पार्ट होता है, उसमें भी हमारा फॉल्स ऑफ एंजल्स के थ्रू और क्या क्या हुआ वो बताया गया है. और जो रेस्ट पोर्शन हमारा बच जाता है, उसमें हमारा सेक्रीफाइस ऑफ इसैक. इसैक एक प्रकार का कैरेक्टर है हमारे बाइबल में, एक प्रकार का कैरेक्टर, उसके बारे में हमें बताया गया है. सेकंड उनका जो पोएम था एक्सोडस. एक्सोडस एक इनकम्प्लीट पोएम है जो 590 लाइन्स का है. रिगार्ड्स एज ओल्ड देन जेनेसिस और डैनियल. ये सबसे पुराना है, ये जेनेसिस और डैनियल से भी पुराना पोएम है. इट डिस्क्राइब्स द फाइट ऑफ इजराइलाइट्स विद कंसिडरेबल ड्रामेटिक पावर. सो इसमें भी हमारे कुछ कुछ वॉर्ड्स के बारे में बताया गया है, मतलब about it is about the history of the England. Next poem is Daniel, an incomplete poem of 764 lines, is a scholarly work closely following the Vulgate books of Daniel and much inferior to Exodus in poetic quality. So ये भी एक इनकम्प्लीट पोएम माना जाता है. नेक्स्ट पोएम इज क्राइस्ट एंड सैटर्न. 729 लाइन्स कंटेन अ लैमेंट ऑफ द फॉलन एंजल्स, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द harrowing of hell, Christ's descent into hell after his death, the account of the temptation of Christ by Satan. So ये भी एक प्रकार का बाइबल से लिया गया एक वर्क है, जिसका टोटल लाइन है 729 लाइन्स. और इसमें भी हमारे क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट है, उनके बारे में बताया गया है, हेवन के बारे में बताया गया है, शैतान के मीन्स डेविल के बारे में बताया गया है. और इसमें इसी प्रकार से बहुत सारे, बहुत लंबी स्टोरी, बहुत लंबी पोएम है ये, जो कैडमॉन ने इसे अच्छे से डिस्क्राइब किया अपने पोएम में. इट्स थीम इज सफरिंग ऑफ सैतान. सो क्राइस्ट एंड सैटन का प्योर थीम है सफरिंग ऑफ सैतान, क्योंकि इसमें सैतान के बारे में बताया गया है कि वो अपना वॉर कैसे करता है क्राइस्ट के थ्रू. हेवन में वो क्या क्या गलतियाँ करता है. इस तरीके से ये पोएम को कंप्लीट किया गया है. नाउ आवर नेक्स्ट पोएट इज साइनवुल्फ. सो साइनवुल्फ के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता. सो इनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, वो हमें अभी तक प्रोवाइडेड नहीं है. ही वॉज द प्री इमिनेंट फिगर ऑफ एंग्लो सैक्सन क्रिश्चियन पोएट्री. सो वो भी एक क्रिश्चियन पोएट थे, जो एक एंग्लो सैक्सन के बहुत ही प्री इमिनेंट फिगर माने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर माने जाते थे. अब उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक, एक्सर्टर बुक्स एंड वर्सरी बुक्स. सो एक्सर्टर बुक्स में उनके 2 पोएम्स को हमने इंक्लूड किया है, जिसमें से पहला पोएम है हमारा जुलियाना. Juliana is a 731 lines, a retelling of a Latin prose life of Saint Juliana, a maiden who rejected the suit of a Roman prefect, Lucius, because of her faith, and consequently who made to suffer numerous torments. So Juliana
एक ऑलरेडी पोएम था जिसको साइनोल्फ में, लैटिन का एक पोएम था जिसको साइनोल्फ में ट्रांसलेट किया है, और इस पोएम में एक सेंट जुलियाना के बारे में बताया गया है, जो एक मैडन है और जो रिजेक्ट कर देता है अपने रोमन परफेक्ट इलुसियस एक नाम है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हर फेथ एंड कंसिक्वेंटली हु मेड टू सफर न्यूमरस टॉर्मेंट्स। तो इसी टाइप का एक स्टोरी है कि सेंट जुलियाना कैसे अपनी बिलवेड को रिजेक्ट कर देता है और क्यों होता है, कैसे होता है, इस सबको डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में। इतना डीपली मैं नहीं जा रही हूँ, बस मेन थीम इस पोएम का क्या है वो मैंने बताया है। नाउ सेकंड, it is typically representation of life of saint that closely follows its Latin source। so एक संत के लाइफ पे ही ये डिस्क्राइब किया गया है इस पोयम को। नाउ नेक्स्ट जो पोयम है जो एग्जर्टर बुक्स में इंक्लूड है वो है हमारा क्राइस्ट टू द एसिसेनियस। इसे हम द एसिसेनियस नाम से भी जानते हैं और क्राइस्ट टू के नाम से भी जानते हैं। अ लिरिकल वर्जन ऑफ अ होमली on the Ascension written by Pope George I the Great। It is a part of trilogy on Christ by different authors। so इस पोयम में हमारे क्राइस्ट जो जीसस क्राइस्ट है उनके बारे में डीपली बताया गया है। नाउ जो सेकंड बुक है हमारा वर्सेली बुक। वर्सेली बुक में इनके तीन पोयम, जो तीन फेमस पोयम है उनको इंक्लूड किया गया है, जिसमें से पहला पोयम है हमारा एलिना। सो पोयम ऑफ 1321 लाइन्स इज एन अकाउंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द ट्रू क्रॉस बाय सेंट हेलिना। सो इस पोएम को हम सेंट हेलिना भी कहते हैं, और ये हमारा 1321 लाइन्स का है। इट इज़ अ मास्टरपीस पोएम। एलिना को हम बहुत ही मास्टरपीस पोएम भी जानते हैं। नाउ सेकंड पोएम इन वर्सेली बुक इज फेट्स ऑफ apostles। so it is a 122 lines is a versified meteorology describing the mission and death of each of the 12 apostles। इस पोएम में हमारा 122 लाइन्स है टोटल जिसको डिस्क्राइब किया गया है, और इसमें हमारे 12 एपोस्टल्स को लिया गया है जिसके मिशन एंड डेथ के बारे में क्लियरली बताया गया है। नाउ नेक्स्ट पोएम इज द ड्रीम ऑफ द रोड। सो इट इज़ अ ड्रीम वर्जन स्टाइल लेटर बिकम पॉपुलर इन मिडिल इंग्लिश लिटरेचर। इसको ओल्ड इंग्लिश एज में ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन जब मिडिल एज इंग्लिश एज आया तब इसे बहुत ही ज़्यादा रीड किया गया और इसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी मिली। नाउ थर्ड पोएट इज बीड। सो बीड का हमारा बर्थ है 673 टू एंड उनका डेथ है 735। सो बीड के बारे में जानेंगे। वो एक संत थे, संत बीड और वर्नरेबल बीड। उनको इन दो नाम से भी जाना जाता था, जैसे कि उन्हें कभी कभी संत बीड भी कहते थे या वेनरेबल बीड भी कहा जाता था। सो नेक्स्ट लाइन इज ही लिव्ड इन किंगडम ऑफ नॉर्थ अम्ब्रियन जेरो प्रेजेंट डे टाइन एंड वियर इंग्लैंड। तो वो भी एक नॉर्थ अम्ब्रियन स्टेट के रहने वाले आदमी थे, जो आज आज इंग्लैंड में प्रेजेंट डे में उनका नाम चेंज होके, उस जगह का नाम चेंज होके हम उन्हें टाइन एंड वियर बोलते हैं। ही इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। उन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री कहते हैं क्योंकि उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है जो मैं आगे बताऊंगी। उस पोयम के कारण उन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री बोलते हैं। ही वॉज अ ऑथर एंड स्कॉलर्स स्किल्ड लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेटर। सो वो एक बहुत ही अच्छे ऑथर्स थे, एक स्कॉलर्स थे, एक स्किल्ड लिंग्विस्टिक थे जो ट्रांसलेट करते थे, और एक प्रकार के बहुत ही अच्छे ट्रांसलेटर थे। ही रोट साइंटिफिक हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल वर्क। वो उनके वक्त जनरली साइंटिफिक थीम पे बेस रहते थे, या फिर वो हिस्टोरिकल रहते थे, या फिर थियोलॉजिकल टाइप के वर्क्स रहते थे। सो उनका जो एक वर्क्स था जिनके कारण उनका नाम फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री पड़ा। सो उनका फेमस वर्क था सेलेस्टियल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल। सो सेलेस्टियल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल एक प्रकार का पोयम है जिसके बारे में बीड ने इंग्लैंड की हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया। बीड के इस पोयम के कारण ही हम जो भी हमारे जो पहले के जो पोएट्स है कैडमॉन या साइनोफ, इनके बारे में हम जानते थे, क्योंकि पहले हमारे पास पता नहीं था कि हिस्ट्री, इंग्लैंड की हिस्ट्री में क्या क्या है, लेकिन इनके इस बुक के कारण हमें इंग्लैंड का हिस्ट्री क्या था वो हमें आज के डेट में पता चला है। इट इज़ अ वर्क इन लैटिन। जो ये वर्क है उसे लैटिन में लिखा गया है। This work examines the religious and political history of the Anglo-Saxon from 5th century to 731। So जो 5th century से जो इंग्लैंड की हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, 5th century से लेके हमारे 731 ईयर्स तक का जितना भी जो भी हमारे चीज़ें हुए हैं इंग्लैंड में, उसको इस बुक में दिखाया गया है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। नाउ द लास्ट पोएट ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एज इज अल्फ्रेड द ग्रेट, जिनका बर्थ हमारा 848 में हुआ और उनकी डेथ 899 में हुई। ही वॉज द किंग ऑफ वेस्ट सेक्सन फ्रॉम 871 टू 886 एंड किंग ऑफ एंग्लो सेक्सन फ्रॉम 886 टू 899। सो अल्फ्रेड द ग्रेट एक पोएट के साथ साथ एक किंग भी थे एंग्लो सेक्सन पीरियड के। सो ही फॉट विथ विकिंग्स इन्वेंशंस। विकिंग्स एक टाइप का इन्वेडर्स था। हम जब हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड पढ़ रहे थे तब हमने विकिंग्स के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत ही पावरफुल था और उसने इंग्लैंड पर हमला किया। तो जब उसने वॉर किया इंग्लैंड पे तब अल्फ्रेड द ग्रेट भी उस वॉर में शामिल थे एज अ किंग। उन्होंने लड़ाई किया विकिंग्स से एंड वॉन इन द बैटल ऑफ एडिंगटन इन 1878। सो ये वॉर 1878 में हुआ और इस वॉर का नाम था एडिंगटन, जिसमें अल्फ्रेड द ग्रेट और विकिंग्स के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हुई थी और जिसमें अल्फ्रेड द ग्रेट जीत चुके थे।
ही ट्रांसलेटेड लैटिन इनटू ओल्ड इंग्लिश। एज अ ट्रांसलेटर वो ट्रांसलेट भी करते थे, और मेन ट्रांसलेशन उनका क्या था, वो लैटिन लैंग्वेज को ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते थे। सो उनका वर्क, अल्फ्रेड द ग्रेट का वर्क क्या है, सो उनका बियोल्फ इज़ द वेरी फेमस वर्क ऑफ द ओल्ड इंग्लिश एज। और ये जो वर्क है हमारा, वो अल्फ्रेड द ग्रेट ने ही लिखा है। तो बियोल्फ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।